नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जून सन 2025। चतुर्दशी तिथि आज शाम 7 बजे तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में जमीन से जुड़े विवादों का अब होगा तुरंत समाधान, सुधार की दिशा में उठाए अहम कदम। UIDAI का अलर्ट, आधार कार्ड से हो रहा है फ्रॉड, बचने के लिए अपनाएं ये तरीके। हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ट्रैकिंग डिवाइस लगेगा, 112 सर्विस के साथ जुड़ेगा। CM सैनी ने दिए निर्देश। बसों की फिटनेस को लेकर भी सख्ती। 10 साल के बाद स्कूलों के लिए कंप्यूटर खरीदेगी हरियाणा सरकार। शिक्षा विभाग खर्च करने जा रहा है 350 करोड़ रुपए। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बहार, जल्द शुरू होगा सुजुकी का नया प्लांट। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की रीअपियर परीक्षाओं की तारीखें की घोषित, ये रहेगा शेड्यूल। ग्रुप डी भर्ती की तैयारी में लगी हरियाणा सरकार, जल्द जारी होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन नोटिस। पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। वजह, तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता बंद कर सकता है ईरान। क्रूड ऑयल $80 के पार पहुंचा। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ी, अब 3705 वैकेंसी। लास्ट डेट 29 जून, 17 अगस्त को है एग्जाम। सरकारी नौकरी अपडेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2964 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा हुए शुरू, अब 29 जून तक करें अप्लाई। और ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनेई ने पुतिन से मांगी मदद। इजराइल का दावा, सैकड़ों ईरानी सैनिक मारे गए। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 9 जिलों में सोमवार को बूंदाबांदी और बारिश हुई। इनमें पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, भिवानी, नूंह, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले शामिल हैं। भिवानी में तेज बारिश की वजह से कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के कोठे में पानी घुस गया। वहीं गलियों में भी कई फीट तक पानी जमा रहा। दोपहर बाद भिवानी और हिसार में भी तेज बारिश हुई। हिसार के बालसमंद, पानीपत और फतेहाबाद में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला व आसपास के क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून अगले 2 दिन में यहां आ सकता है। वहीं पंजाब में मानसून रविवार को दाखिल हो चुका है, जिससे कि अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट और फिरोजपुर में बारिश हुई है। बीते 24 सालों में ये चौथी बार है जब मानसून समय से पहले पंजाब पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश के आसार हैं। ऊना, कांगड़ा और सिरमौर में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी और सोलन में भी हल्की बारिश हो सकती है। अगर आप अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। बता दें कि विद्युत लोकपाल कार्यालय दिल्ली द्वारा विभिन्न संविदात्मक पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। MTS के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए। वहीं रिकॉर्ड क्लर्क सह IT असिस्टेंट के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा IT कोर्स धारक होना चाहिए। साथ ही संबंधित कार्य का 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं व्यक्तिगत सहायक के पदों के लिए आवेदक को स्नातक पास होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 तथा हिंदी टाइप में 45 शब्द प्रति मिनट की गति व सरकारी, गैर सरकारी या PSU में कार्य का 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए विभिन्न पदों के अनुसार मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में CM सैनी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में महिला सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में खास कदम उठाया है। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली यानी 112 यानी 112 सेवा के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष रूप से स्कूली वाहनों की फिटनेस की निगरानी के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत राज्य में सभी स्कूलों की बसों की नियमित जांच करने और इन वाहनों की तकनीकी स्थिति पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में सरकार द्वारा भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम लागू किया गया है। इससे उन मामलों में राहत मिलेगी जहां परिवारों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर समस्याएं रहती हैं। अब सालों से चले आ रहे संपत्ति के विवादों को सुलझाने में सहायता मिल पाएगी। इस कानून से उन प्रमुख समस्याओं का समाधान होगा जहाँ परिवार के कई सदस्य संयुक्त रूप से जमीन के टुकड़े के मालिक होते हैं। पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत यदि सभी मालिक यानी भाई बहन या
या फिर अन्य रिश्तेदार भूमि के बंटवारे पर सहमत नहीं होते थे तो सरकार उसे विभाजित नहीं कर पाती थी। अब इस नए संशोधन से इन विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और अधिक प्रभावी ढंग से इन्हें निपटाया जा सकेगा। यह संशोधन भूमि प्रशासन को तेज, सरल और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इससे न केवल न्यायालय में पेंडिंग जमीन के विवादों में कमी आएगी, बल्कि जमीन के स्वामी को उसके हिस्से का मालिकाना हक भी मिल पाएगा। वह उसका स्वतंत्र तरीके से उपयोग भी कर सकेंगे। आज के समय में हर सरकारी और प्राइवेट काम के लिए आधार कार्ड बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। चाहे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना हो या फिर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो या कोई अन्य काम करना हो, सभी के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आधार की मांग की वजह से इन दिनों इससे जुड़े हुए फ्रॉड भी हो रहे हैं। आजकल कई लोग दूसरों के आधार कार्ड की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर फर्जी लोन ले रहे हैं। आधार से जुड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन आमतौर पर OTP, फिंगरप्रिंट या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ही होता है, परंतु कई बार लोग बायोमेट्रिक डाटा का गलत इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से इसका लाभ ले लेते हैं। बचने के तरीकों की बात करें तो साइबर कैफे, दुकानों या फिर लोकल सेंटर पर दिए गए फिंगरप्रिंट भी कभी कभी सेव हो जाते हैं, इसलिए उनको सेव करने से पहले या उस पर काम करने से पहले अवश्य जांच ले। वहीं UIDAI वेबसाइट पर जाकर बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक ऑप्शन को भी आप ऑन कर सकते हैं। साथ ही आपको कभी भी भूल कर भी अपने आधार कार्ड की कॉपी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। साथ ही सिर्फ मास्क्ड आधार का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ सोनीपत जिले के खरखोदा में स्थित IMT में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मारुति सुजुकी के बाद जापान की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी ने यहाँ निवेश की तैयारियां तेज कर दी हैं। कंपनी यहाँ 100 एकड़ जमीन पर दोपहिया वाहन निर्माण के लिए नया प्लांट लगाने की तैयारियां तेज कर चुकी है। सुजुकी कंपनी खरखोदा IMT में प्लांट निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन खरीद चुकी है और अब यहाँ प्लांट निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए जमीन की साफ सफाई का काम जोरों पर है। जमीन से झाड़ियां आदि हटाकर मिट्टी जमाने का काम चल रहा है। इसके बाद भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। खरगोदा स्थित IMT में यह मारुति के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेश होगा। यहाँ 800 एकड़ जमीन पर मारुति प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं सुजुकी प्लांट 100 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भी यूनो मिंडा कंपनी भी यहाँ 95 एकड़ में अपना प्लांट स्थापित करेगी। जल्द ही विश्व पटल पर खरगोदा IMT की पहचान एक उभरते हुए ऑटोमोबाइल हब के रूप में दिखाई देगी। यह मारुति और सुजुकी जैसे ब्रांड्स के प्लांट शुरू होने पर लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही हरियाणा के औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC के 10वीं और 12वीं के रीअपियर परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की रीअपियर परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षाएं जुलाई के महीने में दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक संचालित होंगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है। 12वीं कक्षा के सभी विषयों की परीक्षाएं 4 जुलाई को एक ही दिन में आयोजित होंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 5 से लेकर 14 जुलाई के बीच संचालित की जाएंगी। बोर्ड प्रवक्ता प्रोफेसर पवन शर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की किसी भी विषय में रीअपियर आई है वे अपने निर्धारित तिथियों के अनुसार परीक्षाओं में शामिल होकर अगली कक्षा में प्रवेश के पात्र बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार लंबे वक्त के अंतराल के बाद अब स्कूलों के लिए नए कंप्यूटर खरीदेगी। लगभग 10 वर्ष के बाद स्कूलों के लिए नए कंप्यूटर खरीदेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि 250 करोड़ रुपए से नए कंप्यूटर की खरीदारी की जाएगी, जबकि 100 करोड़ रुपए कंप्यूटर लैब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए खर्च होंगे। साल 2015 के बाद स्कूलों के लिए नए कंप्यूटर नहीं खरीदे गए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को लेकर कई अहम कदम उठा रही है। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे छात्रों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अच्छे ढंग से पढ़ा सकें। कई स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट कक्षाएं भी स्थापित की गई हैं, जहां छात्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए CET को अनिवार्य किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप सी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पोर्टल खोला गया था। जल्द ही ग्रुप सी के लिए CET का आयोजन भी किया जाएगा। फिलहाल सरकार ने ग्रुप डी सरकारी भर्ती के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा SSC द्वारा जल्द ही ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR का नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके बाद ग्रुप डी भर्ती के लिए CET का आयोजन अगस्त में हो सकता है। हालांकि अभी इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ग्रुप डी के लिए 17 लाख तक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार द्वारा सभी विभागों के अध्यक्षों से ग्रुप डी के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आंसर की यानी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली कमजोर और आधारहीन याचिकाओं पर कड़ी चेतावनी जारी की है। यह टिप्पणी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा जूनियर इंजीनियर यानी सिविल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने सूचना के अधिकार यानी RTI से मिली जानकारी और स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर के अंशों का गलत इस्तेमाल करते हुए विशेषज्ञों की समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने की कोशिश की है। कोर्ट ने कहा कि यह रवैया विशेषज्ञ समिति की ऑब्जेक्टिव वैल्यू को कमजोर करता है और याचिकाकर्ता की विषय पर गहरी समझ की कमी को भी दर्शाता है। जज ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रणाली पर बेवजह का बोझ बन जाती हैं और कोर्ट का समय असली संवैधानिक मुद्दों से भटकाने लगती है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विशेषज्ञ मूल्यांकन की अखंडता को अनुचित मुकदमेबाजी के माध्यम से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता है। बता दें कि याचिकाकर्ता लक्ष्य चहल ने जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एक प्रश्न के उत्तर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का सही उत्तर यमुना है न कि सरस्वती, जैसा कि उत्तर कुंजी में दर्शाया गया। प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पूरी तरह से यमुना नदी की भौगोलिक और जल विज्ञान संबंधी उत्पत्ति की उसकी अपनी व्याख्या पर आधारित है। ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तेल व्यापार का अहम रास्ता है। इस खबर के सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक बढ़े रहते हैं तो तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तंग समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल और 25% नेचुरल गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जैसे देशों से तेल के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया भर में जाते हैं। भारत के लिए ये रास्ता इसलिए भी खास है क्योंकि हमारा 40% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। अगर ये बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने का नारा लगाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग हो रही है। हमें इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए था। खड़गे ने कहा, चाहे आप यानी मोदी जी विश्व गुरु हों या फिर अपने घर के गुरु, लोगों को पेट्रोल, डीजल, खाना, कपड़े और सिर पर छत चाहिए। हम चाहते थे कि वे इन चीजों के लिए प्रयास करें। खड़गे ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि ईरान ने हमेशा भारत का समर्थन किया है क्योंकि देश अपनी ईंधन की जरूरत का 50% हिस्सा ईरान से आयात करता है। कर्नाटक के रायचूर में सोमवार को जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, पीएम मोदी हमेशा विपक्ष को नीचा दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठकों में पीएम मोदी गायब रहे। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए उनके मन में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने 9 जून को कहा था कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 गलतियां की हैं। मैं 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन उनके जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। खड़गे ने कहा, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं, वोट लेने के लिए युवाओं और गरीबों को मूर्ख बनाते हैं। जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो कभी जवाब नहीं देते। वे अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते, वे सिर्फ बोलते रहते हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी, जबकि मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। गुजरात के सूरत शहर में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। सूरत में रविवार शाम को मानसून की एंट्री हुई थी। उसके बाद हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में पहले दिन की बारिश ने 2006 में बाढ़ जैसे हालात की याद ताजा दिला दी। साल 2006 में 7 से 10 अगस्त में हुई भारी बारिश से सूरत का तकरीबन 80 से 95% हिस्सा डूब गया था। इधर मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात और ट्रफ की मौजूदगी से अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। इससे भारी बारिश होगी। तो वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसा। इसके चलते यहाँ कई नदियां उफान पर है। कई छोटे बड़े गांवों और कस्बों का संपर्क दूसरे स्थानों से कट गया। वहीं ओडिशा के 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके कारण राज्य के 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF, SDRF और ODRF की टीमें तैनात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले 2 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में
पहुंच सकता है। इसके आगे बढ़ने के लिए सही परिस्थितियां हैं। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। आज यानी 24 जून को गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। सिक्किम, बंगाल, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, विदर्भ, बंगाल, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश हो सकती है। स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड पोको आज यानी 24 जून को भारतीय बाजार में एफ सीरीज से नया स्मार्टफोन पोको F7 लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन के बड़े फीचर्स की लॉन्चिंग की जानकारी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही दे दी है। स्मार्टफोन में 7550 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। पोको का दावा है कि यह भारत में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है। पोको F7 5G स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.83 इंच एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला पोको F7 में कंपनी सिलिकॉन कार्बन यानी SiC से बनी 7550 mAh की पावरफुल बैटरी दे रही है। इसे चार्ज करने के लिए 90 वाट फास्ट चार्जिंग और 22.5 वाट रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। स्टोरेज के मामले में पोको F7 स्मार्टफोन में 3 ऑप्शन मिल सकता है। इसमें 8GB प्लस 256GB, 12GB प्लस 512GB और 16GB प्लस 1TB मिलने की संभावना जताई गई है। फोन की कीमत 30,000 के आसपास हो सकती है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 511 अंक गिरकर 81,897 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,972 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 9 में तेजी और 21 में गिरावट देखने को मिली। HCL टेक, इन्फोसिस और लार्सन एंड टूब्रो के शेयर्स 2.3% तक गिरे। ट्रेंट और BEL में 3.4% की तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 में से 35 शेयर्स गिरकर बंद हुए, तो वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 657 रुपए बढ़कर 99,348 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 288 रुपए बढ़कर 1,07,063 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,0840 और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।